जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नों को पढ़ने की अत्यधिक ज़रूरत है। ये प्रश्न उन्हें महत्वपूर्ण विषयों पर अपने सामान्य ज्ञान का विस्तार करने और परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त करने में मदद करेंगे। परीक्षा में सफल होने के लिए सभी अभ्यर्थी इन प्रश्नों को नियमित रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता है। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका प्रश्न आपके सामने है, ईवीएम कितने उम्मीदवारों की पूर्ति कर सकती है? अभी चुनाव चल रहे हैं तो ये जानकारी आप सभी को होना चाहिए। प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ईवीएम कितने उम्मीदवारों की पूर्ति कर सकती है? 24, 64, 72, 36। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब देना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 64, यानी कि 64। एक ईवीएम 64 उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या की पूर्ति कर सकती है। ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट में केवल 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा उपयोग की जा रही एक ईवीएम में अधिकतम 2000 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। कितने? 2000 वोट, अधिकतम 2000 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। ईवीएम को पहली बार नवंबर 1998 यानी कि 1998 में हुए आम चुनावों में पेश किया गया था। तो ईवीएम को लेके कुछ ये मेन पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई इसकी? हमारे सामने ऑप्शन है हैदराबाद, जयपुर, शादनगर और नागौर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न आता है। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब ज़रूर देना। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर में शुरू की गई थी। कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं जिनको हम आपके सामने रखना चाहेंगे, ध्यान से उसको याद रखिएगा, सुनिएगा। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार राजस्थान के नागौर ज़िले में 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 1959 को शुरू की गई थी। यह एक त्रिस्तरीय शासन प्रणाली थी। राजस्थान के बाद उसी वर्ष यानी कि 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी इसे लागू किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत पहला चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में हुआ था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे पंचायती राज व्यवस्था को लेकर, जो मैंने आपको एक एक करके सब स्पष्ट कर दिया है, जिससे प्रश्न किसी भी तरह से आए आप एग्ज़ाम में उसका आंसर देने में सक्षम रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? पूंजी बाजार, थोक बाजार, बीमा व्यवसाय, कर स्वरूप। ये 4 ऑप्शन है। इसमें आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थोक बाजार। आंतरिक व्यापार थोक बाजार से संबंधित है। थोड़ा डिटेल जानते हैं ये क्या है। आंतरिक व्यापार किसी देश की सीमाओं के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री है। आंतरिक व्यापार को वर्गीकृत करने के लिए 2 मुख्य श्रेणियां हैं, थोक बाजार और खुदरा बाजार। ये दोनों में उपयोग किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि आंतरिक व्यापार किसी देश की सीमाओं के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री है। दूसरी ओर सामान्य तौर पर अंतिम
उपभोक्ताओं के लिए अपेक्षाकृत कम मात्रा में वस्तुओं की खरीद और बिक्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप समझ गए होंगे कि आंतरिक व्यापार क्या है। आपका प्रश्न आपके सामने है, अंतरराज्यीय परिषद किस वर्ष गठित की गई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में हमने सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आए हैं और आने की संभावना है। अंतरराज्यीय परिषद किस वर्ष गठित की गई। हमारे सामने ऑप्शन है 1990, 2004, 2006, 1999। ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 में। अंतरराज्यीय परिषद 1990 में गठित की गई थी। कुछ डिटेल देख लेते हैं। प्रथम अंतरराज्यीय परिषद का गठन वर्ष 1990 में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति को अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि अंतरराज्यीय परिषद को गठित करने का अधिकार किसको है। तो राष्ट्रपति को इसको गठन करने का अधिकार है अनुच्छेद 263 के तहत। 1990 में जनता दल शासन ने सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बाद अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आगे चलते हैं और सवाल है, राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। मतलब जो नीचे ऑप्शन है उसमें से किससे संबंधित है राजकोषीय नीति। हमारे सामने ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली का विनियमन, आर्थिक विकास नियोजन, सरकार का राजस्व और व्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार का राजस्व और व्यय। थोड़ा जान लेते हैं राजकोषीय नीति के बारे में क्या है। राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार किसी देश की अर्थव्यवस्था की निगरानी और उसे प्रभावित करने के लिए अपने व्यय के स्तर और कर दरों को समायोजित करती है। राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित होती है। यह मौद्रिक नीति की सहयोगी राजनीति है जिसके माध्यम से एक केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आप समझ गए होंगे राजकोषीय नीति क्या है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पहले 1857 के विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल कौन हैं। दिल्ली के कोतवाल कौन हैं। हमारे सामने ऑप्शन है, महावीर सिंह, तात्या टोपे, गंगाधर नेहरू, जमुना दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगाधर नेहरू। 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल गंगाधर नेहरू थे। गंगाधर नेहरू ने 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के कोतवाल का पद संभाला था। इस प्रकार गंगाधर नेहरू 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल थे। आपका प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा में निवेश मानव पूंजी को बढ़ाएगा। यह किसने कहा था। यह कथन किसका था। एडम स्मिथ, पॉल क्रूगमैन, जीन ड्रेस, थियोडर डब्ल्यू शुल्ज। ये 4 ऑप्शन है जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा थियोडर डब्ल्यू शुल्ज। शिक्षा में निवेश मानव पूंजी को बढ़ाएगा, यह कथन थियोडर डब्ल्यू शुल्ज का है। थियोडर डब्ल्यू शुल्ज ने कहा था कि शिक्षा में निवेश मानव पूंजी को बढ़ाएगा। शुल्ज के अनुसार युद्ध के बाद के देशों जर्मनी और जापान में स्वस्थ और शिक्षित लोग दोनों देशों की सफलता के प्राथमिक कारण थे। इसने शुल्ज को आर्थिक विकास और विकास में एक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा या गुणवत्ता की तुलना में जनसंख्या की गुणवत्ता पर अधिक जोर देने के लिए प्रेरित किया। वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए थे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
तो जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं उनके लिए सामान्य ज्ञान बेहद ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो आपको पसंद भी आती है, वीडियो आप देख भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। इसी के साथ जय हिंद।